नमस्ते विद्यार्थियों, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक रायसर मार्ग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान भाग सेकंड का जो टॉपिक है पहले पार्ट का, जिसका नाम है संसाधन। उस संसाधन के बारे में जानेंगे कि संसाधन क्या है। इस पार्ट में संसाधन कोई वस्तु होती है तो संसाधन कैसे बनती है और संसाधन के लिए और कौन कौन से मापदंड है उनके बारे में आज क्या करेंगे, उस पूरे पाठ में समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा कि पूरे पाठ में आप बनिए रहेगा और अंतिम में जो पाठ के जो प्रश्न उत्तर है तो उन प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से समझते हुए उत्तर दीजिएगा। धन्यवाद। चलो शुरू करते हैं पाठ की। तो आज हम बात करेंगे, पाठ जो हमारा है वो है संसाधन। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि संसाधन क्या होता है। ध्यान दें, आप अपने घर पर तमाम उन वस्तुओं के आसपास रहते हैं जो आपकी क्या करती है, कोई ना कोई आवश्यकताएं पूरी करती है। आप उनका प्रयोग करते हैं। प्रयोग किस लिए करते हैं? क्योंकि वो आपकी आवश्यकताएं पूरी करती है। तो आवश्यकता पूरी करती है, इसलिए वो क्या है? संसाधन है। जैसे आप कपड़े पहनते हैं, वो भी क्या है? संसाधन है। आपके घर पर प्लास्टिक के हो या सिल्वर के हो या स्टील के हो, कोई भी बर्तन हो, वो भी क्या है? संसाधन है। यानी कूलर, पंखे, टीवी, बर्तन, कपड़े, अनाज, समस्त प्रकार की जो वस्तुएं आप उपयोग में लेते हैं ना, वो सभी क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती है। तो जैसे मान लीजिए स्कूल से आप घर गए और घर से आप स्कूल आए, जो वाहन आप काम में लेते हैं वो भी क्या है? संसाधन है। तो सामान्य आप पहले प्रस्तावना में ये जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। अब परिभाषा के माध्यम से जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता हो, वह संसाधन कहलाती है। समझ गए? कोई वस्तु हो, वो वस्तु हमारी क्या करती है? आवश्यकता को क्या करती है? पूरा करती है। कोई भी वस्तु होती है, आप टीवी देखते हैं, आप अनेक प्रकार के देश विदेश की खबरें देखते हैं, यानी आपकी तो आवश्यकता पूरी हो रही है ना। आपने फ्रिज खोल कर पानी पिया, आपकी आवश्यकता पूरी होगी। आपने अपने बदन को ढकने के लिए कपड़े का उपयोग किया, आपकी आवश्यकता पूरी होगी। हर तमाम वस्तुएं, यानी सुबह उठने से लेकर रात्रिकालीन सोने तक जिन वस्तुओं से हम घिरे रहते हैं ना, वह सभी संसाधन कहलाते हैं। समझ गया? तो ये पहला प्रश्न बन सकता है कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अगला कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? क्या है? कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है? तो ध्यान देना, कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका क्या हो? मूल्य हो। कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका मूल्य हो। यहां जो ये मूल्य है ना, वो मनी से नहीं है, पैसों से नहीं है, बल्कि यहां जो मूल्य है ना, वो है उस वस्तु की वैल्यू। उस वस्तु की वैल्यू ही उसको मूल्य प्रदान करती है। ठीक है, तो सभी जो संसाधन होते हैं ना, वो मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, इस बात का, यानी सभी प्रकार के जो हम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन संसाधनों के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, वो सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं, यानी उनका मूल्य होता है, उनकी वैल्यू होती है। ठीक है, सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होता है। तो कुछ जो संसाधन होते हैं ना, कुछ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। अब यहां पर एक नया नाम आ गया, आर्थिक रूप। यानी आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं, यानी मूल्यवान होते हैं, और कुछ आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होते।
कुछ तो आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं, लेकिन कुछ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे मान लीजिए समस्त प्रकार की जो धातु है ना, धातु चाहे अधातु चाहे धातु हो, सभी जो धातु है उनका कोई ना कोई आर्थिक मूल्य होता है। कैसा मूल्य होता है? आर्थिक होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप घूमने के लिए कहीं जा रहे हो और एक भूदृश्य देख रहे हो जो आपको बहुत ही मनोरम लगता है, वो आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं होता। जैसे आपने मान लीजिए किसी झरने से बहता हुआ पानी देखा, तो बहता हुआ पानी आप देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका आर्थिक रूप से कोई मूल्य नहीं होता है। हाँ, है तो दोनों ही संसाधन, लेकिन उनका मूल्यवान इस प्रकार से उनके मूल्य होते हैं ना, वो आंके जाते हैं, इसका ध्यान रखें। ठीक है, अगली हम बात करेंगे कि कुछ संसाधन होते हैं ना, कुछ संसाधन समय के साथ, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। कैसे? यानी यहां एक नया नाम है कि कुछ संसाधन है वो समय के साथ क्या हो जाते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जिसके द्वारा समय के साथ कुछ जो संसाधन है ना उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो देखेंगे एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल से समझेंगे कि वास्तव में क्या इस प्रकार की टाइम होता है, जो समय होता है, वो किसी संसाधन को उसकी वैल्यू बना देता है क्या? बिल्कुल बना देता है। कैसे? तो आपने कभी नाम सुना होगा घरेलू नुस्खा, सुना है ना? हमारे वेदों ने तो ये जो ऋग्वेद है उसमें तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो पतंजलि थे उन्होंने जड़ी बूटियों के माध्यम से उस जमाने में जो रोग होते थे उनको निदान किया। लेकिन अभी हम आधुनिक की बात करते हैं, तो घरेलू नुस्खा जो दादी माँ हमें इसके बारे में कभी कभार बताती है, जब घर के किसी सदस्य का मान लीजिए पेट दर्द करता है, तो वो अजवाइन है, काला नमक है, तुलसी है और 3-4 वस्तुओं को मिलाकर काढ़ा बनाती है, और काढ़ा बनाने के बाद में हम जब उसको पीते हैं हमारा पेट दर्द तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब दादी माँ के द्वारा बनाया गया जो नुस्खा है उसका कोई ना वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय उस चीज की क्या नहीं थी? वैल्यू नहीं थी। यानी उस वस्तु का जो वाणिज्यिक मूल्य है वो उसको प्रदान नहीं करता। ठीक है, इसलिए दादी माँ के द्वारा बनाया गया नुस्खा तभी उसका व्यापार या उसका वाणिज्यिक मूल्य होगा जब उस घरेलू नुस्खों को हम क्या करेंगे? पेटेंट कर देंगे। पेटेंट करने के बाद ही वो जो नुस्खा है वो मेडिकल फर्म के द्वारा क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा। ध्यान देना, मेडिकल फर्म द्वारा तभी बेचा जाएगा जब उस वस्तु को हम क्या कर देंगे? पेटेंट कर देंगे। यहां पर एक नई शब्दावली देखने को मिल रही है, पेटेंट। यानी पेटेंट किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, पेटेंट का सामान्य अर्थ यहां पर यह है कि किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार को हम पेटेंट बोलते हैं। किसी विचार या आविष्कार पर, यानी किसी व्यक्ति ने आविष्कार किया है, आविष्कार करने के बाद उसको अगर वाणिज्यिक मूल्य देना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पेटेंट करना पड़ेगा, और पेटेंट करने के बाद ही मार्केट में उसका वैल्यू, उसकी मूल्य बढ़ जाएगी। अन्यथा मैंने आविष्कार कर लिया और मेरे घर पर ही पड़ा है, मैंने उसकी वैल्यू कभी किसी को पता ही नहीं है, तो उसका कोई भी मूल्य नहीं होगा। इसलिए उस वस्तु की पेटेंट करना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार, तो एकमात्र अधिकार को हम क्या बोलते हैं? पेटेंट बोलते हैं। समझ गए आप? मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से इस बात को समझ गए कि घरेलू नुस्खे का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे इस एग्जाम्पल से मुझे यही समझाना था कि समय के साथ में कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अब आगे हम बात करेंगे कि कोई भी वस्तु से संसाधन कैसे बनती है, क्योंकि वस्तु हमें किस प्रकार से मिलती है। यानी कोई भी वस्तु हमें
कच्चे पदार्थ के रूप में मिलती है। सामान्य सी बात है, अगर मान लीजिए कोई खान है तो वहां पर सीधा सोना मिलेगा नहीं, हमें कच्चे रूप में मिलेगा। उस कच्चे रूप के सोने को हम अनेक प्रकार से रासायनिक या अनेक उस क्रियाओं से गुजारने के बाद में हमें शुद्ध रूप से सोना मिलेगा। इसका मतलब है कोई भी वस्तु कच्चे पदार्थ के रूप में हमें उपलब्ध होती है, कच्चे पदार्थ के रूप में मिलती है। ठीक है, तो अगर कच्चे पदार्थ के रूप में मिलती है तो वो संसाधन कब बनती है? तो ध्यान रखना, उसको संसाधन बनने के लिए जो दो महत्वपूर्ण कारक है ना, दो महत्वपूर्ण कारक जो उस वस्तु को संसाधन बनाते हैं, तो वो दो महत्वपूर्ण कारक है। ध्यान देना, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो है टाइम और दूसरी है टेक्नोलॉजी। एक टाइम और दूसरा है टेक्नोलॉजी। यानी टाइम और टेक्नोलॉजी किस प्रकार से किसी पदार्थ को संसाधन बनाती है, यानी एक है समय और दूसरी है प्रौद्योगिकी। तो समय और प्रौद्योगिकी किस प्रकार से किसी संसाधन को क्या बनाती है, किसी वस्तु को क्या बनाती है, संसाधन बनाती है। ठीक है, अब समय किस प्रकार से किसी वस्तु को संसाधन बनाती है, इसके लिए मैं छोटी सी आपको एक बात बता रहा हूं कि हम बात करें संसाधन की। क्या संसाधन अभी मिलने शुरू हुए क्या? नहीं, आज से हजारों साल पहले भी इस धरती पर संसाधन थे। जब राजा महाराजाओं को उसकी वैल्यू नहीं थी, उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए उनका उपयोग लिया नहीं गया था। इसलिए उस संसाधन को पुनः इस आधुनिक विश्व के अंदर उपयोग में लेने के लिए क्या लगा? एक टाइम लगा, एक समय लगा। धीरे 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 उस चीज की वैल्यू बढ़ी। वैल्यू बढ़ने के बाद में हमने उनका क्या किया, यूज किया, उपयोग में लिया, तब जाकर वो क्या बन गया, संसाधन बन गया। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण कारक में हमने टाइम को समझा कि टाइम किस प्रकार से किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। समझ गए आप? दूसरा है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। यानी प्रौद्योगिकी किस प्रकार से किसी संसाधन को बनाती है। तो यहां पर टेक्नोलॉजी का मतलब है वस्तु बनाने में नवीन ज्ञान। वस्तु बनाने में नवीन ज्ञान। कैसे? लोहा है, पहले लोहा एस के रूप में मिलता था, लेकिन लोहा मिलने के बाद उसको हमने निकाला और हमने उसमें नवीन ज्ञान दिया उस वस्तु से बनाने के लिए। तो हमने मशीन बना दी, हमने वाहन बना दिए, हमने पुल बना दिए, तमाम वो वस्तुएं बना दी जो लोहे की थी। तो हमने किसका उपयोग लिया? हमने उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, उसके लिए हमने प्रौद्योगिकी का उपयोग लिया। तो हमने देखा कि कोई भी वस्तु कच्चे रूप में हमें मिलती है, लेकिन वो संसाधन बनती है, उसके लिए दो महत्वपूर्ण कारक शामिल हैं। पहला है टाइम और दूसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की परिभाषा है वस्तु बनाने में नवीन ज्ञान का उपयोग करना ही टेक्नोलॉजी कहलाती है। समझ गई? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया है। मैं ग्राफ के माध्यम से बता दूंगा कौन कौन से भाग हैं। ये इसके तीन भाग हैं। पहला भाग है संसाधन का, वो है प्राकृतिक संसाधन। कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा जो है वो है मानव निर्मित संसाधन। और जो तीसरा है वो है मानव स्वयं संसाधन। मानव खुद भी क्या है? संसाधन है। तो मानव संसाधन।
पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है मानव संसाधन। तो हमने जाना संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा जानेंगे और यह जानेंगे कि उसके कौन कौन से भाग हैं। तो बात करते हैं पहले संसाधन कौन सा था, प्राकृतिक संसाधन। परिभाषा क्या है कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है, और अधिक संशोधन किए बिना, यानी उसमें ज्यादा कुछ हमें मिलाना नहीं होता है, मानव उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वायु, जल, वायु है, जल है, नदियां हैं, झीलों का पानी है, यानी तमाम प्रकार के जो खनिज हैं, जंगल है, वन है, वे सभी क्या है, वे सभी प्राकृतिक संसाधन है। वायु, जल, नदियां, झीलों का पानी, खनिज, जंगल, वन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। और ये प्रकृति से हमें निःशुल्क मिलते हैं, यानी प्रकृति के ये निःशुल्क उपहार कहना तो भी कोई बात नहीं है, ये प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं, ये हमें प्रकृति से सीधा मिलते हैं, ठीक है। हमें जो सिद्ध ही हमें क्या होता है, जो सिद्ध ही हम उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जो सीधा ही उपयोग में लाया जाता है। क्या उसमें मनुष्य कुछ प्रकार से मिलावट कर सकता है? क्या वायु है, मनुष्य चाह सकता है क्या कि 1 बजे वायु रुकनी चाहिए? नहीं। नदी जब पहाड़ से निकलती है तो कोई समय नहीं देखती है मनुष्य के लिए कि वो कहेगा तभी मैं निकलूंगी। खनिज है, जंगल है, वन है, तो ये समस्त प्रकार की प्रकृति की देन है और हमें ये प्रकृति से क्या मिलते हैं। अब आप ध्यान देना, ये जो प्राकृतिक संसाधन है, ये प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के। तो पहले एक बार फिर समझ लेते हैं, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, नदियां, झीलों का पानी, खनिज, जंगल, वन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, जो सीधा ही उपयोग में लाया जाता है। अब हम जानेंगे, तो देखो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने संसाधन के बारे में जाना, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहले है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब नवीन, नवीन का मतलब जो हम संसाधन एक बार उपयोग में लाते हैं और वो समाप्त भी हो जाते हैं ना, तो अगले दिन पुनः हम उसका उपयोग ले सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के द्वारा हमें सौर ऊर्जा मिलती है ना। अगर सौर ऊर्जा को हमने पूरे दिन तक चार्ज किया और रात्रिकालीन उसका चार्ज समाप्त हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुबह वापस सूर्य निकलेगा और फिर से सौर ऊर्जा वाली जो प्लेट है वो चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब है नवीन, यानी फिर से नया बन सकता है। ठीक है, समझ गए? यह है दूसरा जिसका, वो है अनवीकरणीय। ए यानी या नहीं, क्योंकि ए यहाँ पर उपसर्ग है और इसका मतलब क्या होता है, नहीं। जैसे सत्य, असत्य। तो अनवीकरणीय मतलब है इसका एक बार उपयोग ले लिया तो फिर उसका उपयोग लेने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। वो समय हजारों वर्षों तक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए गाड़ी में डलने वाला पेट्रोल, आपने तो उसको उड़ा दिया, लेकिन याद रखो उस पेट्रोल को बनने के लिए जो प्रक्रिया है ना, वो हजारों सालों तक क्या है,
चलती है, तब जाकर पेट्रोल हमें मिलता है। तो समझ गए। तो हम जानेंगे नवीकरणीय संसाधन किससे कहते हैं। ध्यान से देखना, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं। असीमित का मतलब है सूर्य अगर सुबह सूर्योदय होगा, रात्रिकालीन से पहले अगर सूर्यास्त होगा तो कल भी सूर्य निकलेगा, कल भी हवाएं चलेगी, कल भी पुनः इस प्रकार की जो नदियों का जल है वो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, पुनः पूरित हो सकते हैं, यानी अगले दिन पुनः इनको हम उपयोग में ले सकते हैं। इसीलिए क्या है, असीमित। जिन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। हमारे पास में तो कोई खटका नहीं है, स्विच नहीं है जिसको ऑन ऑफ किया और सूर्य निकल गया, हवाएं चल गई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो कहने का मतलब है इन नवीकरणीयों पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी मानवीय क्रियाओं का प्रभाव होता है। कैसे होता है, यहां जानेंगे। तो अगला देखो, जैसे एग्जांपल है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग अगर हम उनको यूज कर रहे हैं और अगर यूज हमने लापरवाही से किया, उपयोग अगर लापरवाही से किया गया तो उनके भंडार को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। जैसे सामान्य एक बात कर रहा हूं जल के बारे में। जल पहले बहुत था, वर्तमान में अगर देखें तो भूतात्विक यानी जो भूजल है, भूमिगत जल है, वो बराबर उसमें क्या आ रही, कमी आ रही है। आज विश्व के अनेक ऐसे देश हैं जो पानी के लिए जूझ रहे हैं। यानी ये नवीकरणीय संसाधन था, हाँ जल के मात्रा से बारिश के माध्यम से हमें मिलता है, लेकिन वर्तमान में हमने इसका लापरवाही से उपयोग किया, जो हमारे लिए क्या हो गया, उसका जल का एक खतरा हो गया, यानी अब जल हमें मिलना दुर्लभ हो गया। हमने जाना नवीकरणीय। अब जानेंगे अनवीकरणीय संसाधन की परिभाषा। अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन की परिभाषा देखें, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। वे संसाधन जिनका भंडार क्या है, सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद, ध्यान देना इन परिभाषाओं को, ये परीक्षा में कई बार पूछ लेते हैं। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत यानी पुनः जब ये बनते हैं तो पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। हजारों वर्ष लग जाते हैं। किसमें? अनवीकरणीय संसाधन में। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम। अभी तो हम मोटरसाइकिल में डालकर उसको जला देते हैं, लेकिन बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। डीजल है, प्राकृतिक जो गैस है, वो सभी क्या हो सकती है, इस प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे एक मान लीजिए कोयले की भी बात करें तो कोयला भी क्या है, हजारों साल लगता है जब जीवाश्म के द्वारा कोयला बनता है। तो ये भी क्या है, एक बार समाप्त होने के बाद में बहुत समय लगता है पुनः उसको बनाने के अंदर। ठीक है, तो हमने ये जाना इसके दोनों एग्जाम्पल के बारे में। तो पृथ्वी पर जो ये संसाधन है वो संसाधन असमान रूप से वितरित है। कहीं पठारी भाग है वहां अलग मिलेंगे, मैदानी भाग है वहां अलग मिलेंगे, पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां अलग मिलेंगे, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां अलग मिलेंगे। कहने का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है ना, यानी जो बंटे हुए हैं ना, वो किस आधार पर है, भूभाग यानी धरती का जो भाग है, स्थल का जो भाग है, उसके अनुसार वहां की जलवायु, वहां की ऊंचाई जैसे अनेक जो भौतिक कारक ऊपर निर्भर रहते हैं। क्या रहती है? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण रहता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों में वितरण क्या होता है? असमान होता है।
राजस्थान के झुंझुनू में आपको मिल जाएगा तांबा, लेकिन बीकानेर में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सभी जगह जो पृथ्वी है ना वो असमान रूप से फैली हुई है, इसलिए संसाधनों भी यहाँ पर पृथ्वी पर विभिन्नता होने के कारण संसाधनों में वितरणता में असमानता होती है। उसके बाद में दूसरा जो मानव निर्मित संसाधन है, पहला हमने देखा प्राकृतिक संसाधन, अब है मानव निर्मित संसाधन। परिभाषा, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। यानी मानव निर्मित संसाधन की परिभाषा है कि कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप मनुष्य के द्वारा बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो लौह अयस्क, लौह अयस्क से हमने लोहा बनाया और लोहे को हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनुष्यों ने उसको लोहे को मशीन में बदल दिया। उस लोहे के द्वारा बड़े बड़े पुलों का निर्माण किया, सड़कें बनाई, अनेक प्रकार के वाहनों का निर्माण किया, तो वह मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। यानी मनुष्य के द्वारा यह सी खोज की गई है। था तो कच्चा लोहा, लोहे के रूप में मिला, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उनके मूल रूप को ही बदल दिया। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके, तो वो कहलाता है मानव निर्मित संसाधन। अगला जो तीसरा था वो था मानव संसाधन, यानी प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी होना जरूरी है। हम प्रकृति से मिलने वाले सभी संसाधनों का उपयोग कैसे करें, उसके लिए हमारे पास ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान के साथ में कुशलता भी होनी चाहिए ना, उस वस्तु को बनाए कैसे, और उसके साथ में मशीनीकरण यानी टेक्नोलॉजी को भी लगाना, वो तभी संभव होगा जब ये मानव द्वारा किया जाए। तो ये मानव द्वारा संभव है, इसलिए मनुष्य खुद क्या है, संसाधन है। तो मनुष्य खुद क्या है, संसाधन है। ज्ञान और कुशलता के द्वारा एक डॉक्टर बन गया, डॉक्टर ने अपने ज्ञान के द्वारा मरीजों को तैयार कर दिया, नई नई वैक्सीन तैयार की, नई नई टीके बनाए, नई नई दवाइयां बनाई, तो मानव संसाधन है। एक टीचर तो अपने आप बहुत बड़ा संसाधन है। एक टीचर कितने संसाधनों का निर्माण करता है, इंजीनियर वो बना सकता है, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर हैं, अनेक प्रकार के जितने भी जो बैंकर हैं, यानी सभी प्रकार के जो संसाधन मानव संसाधन है ना, उसमें एक टीचर महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि चाणक्य ने कहा है ना कि एक अध्यापक है वो, तो चाणक्य की बात आपको याद है कि एक अध्यापक, एक आचार्य सामान्य नहीं होता है। तरले और सर्जन उसकी गोद में खेला करते हैं, तो वो सर्जन करता है, हर चीजों का निर्माण करता है, ठीक है, तो वो होता है मानव संसाधन। अब एक रात किसी व्यक्ति को सपना आया, उस सपने में देखा चारों तरफ से जंगल कट गए, पानी जगह जगह सूख गया, बड़ी भयंकर सूर्य के द्वारा गर्मी पड़ रही है, अनेक प्रकार की जो जीव जंतु मारे फिर रहे हैं। क्या हुआ? ये हुआ कि लोगों ने संसाधनों का बड़े ही लापरवाही से प्रयोग किया। लापरवाही से प्रयोग करने के बाद में पूरे विश्व के अंदर इस प्रकार की समस्या आ गई, तो हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, हमने संसाधन को पढ़ा। आपसे मैं कह रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। कैसे, क्या है, यानी संसाधनों का सतर्क पूर्वक किया उपयोग और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो अंतिम जो टॉपिक है आज इस पाठ का वो है सतत पोषणीय विकास क्या है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि मैंने सारे संसाधनों का उपयोग कर लिया तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा, उनको भी उपयोग करने के लिए हमें संसाधनों को क्या करना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा, उनको संभाले रखना पड़ेगा। इसलिए उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं कि मेरे साथ मेरे आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं उनको भी इन संसाधनों का उपयोग हो, ये सतत पोषणीय विकास कहते हैं।
तो ये हो गया आज का पहला पाठ, संसाधन। मुझे लगता है कि आपको इस पाठ में लगभग कुछ बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो कुछ क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? दूसरा है, पेटेंट का अर्थ क्या है? तीसरा है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चौथा है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? पांचवा है, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहता है? पांचवा है, संसाधन संरक्षण क्या है? और छठा है, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो ये सभी प्रश्न आप अगर उत्तर पुस्तिकाएं लेकर आ गए तो मेरी तरफ से तो आप पहला पाठ इस वीडियो को देखकर आप कार्य कर सकते हैं। विद्यालय खुलते ही आपको पुनः पाठ नहीं पढ़ा जाएगा, इसलिए वीडियो के द्वारा इस पाठ को पढ़कर इसके उत्तर आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।